हुकूमत समझती है कि पौने तीन साल में जो माशी इस्तेकाम है वो आ चुका है और अब वक्त आ गया है कि ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा जाए। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को 6-7% से ग्रो करना होगा, तब जाकर आवाम की मुश्किलात में कमी होगी और आप एक बेहतर इकनॉमिक कंडीशंस देखेंगे। तो कैसे शौकत तरीन साहब इस आने वाले बजट में ग्रोथ अचीव करेंगे, हाई ग्रोथ अचीव करेंगे, और सबसे बड़ा जो मसला है अफरात ज़र का, उसको हुकूमत कैसे हल करने जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वजीर ख़जाना शौकत तरीन। शौकत तरीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि अगले साल ग्रोथ 5% होगी। APCC ने कल कहा है कि 4.8% ग्रोथ होगी। अब ज़रा बताइएगा कि इस बजट में ऐसे क्या इकदाम लिए गए हैं, वो क्या स्टिमुलस हैं जिससे 5% की ग्रोथ अगले साल अचीव की जाएगी? देखिए जी, इसमें अगले साल के बीच में एक तो हमारा रेवेन्यू टारगेट ही जो है 1 ट्रिलियन से हमने बढ़ा दिया है, और उसके बाद हमारा डेवलपमेंट टारगेट जो है वो PSDP जो है वो 650 अरब से हमने 900 अरब रुपया कर दिया, जिसमें 38% इसमें हमने इंक्रीज़ दिखाया है। उसके अलावा जो प्रोडक्टिव जो आपके वो हैं सेक्टर्स हैं, जिस तरह कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक्सपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर है, इनमें काफ़ी इंसेंटिव्स हमने दिए हैं इस बजट के बीच में, ताकि उसमें ग्रोथ जो अभी आ रही है उससे भी ज़्यादा है। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इस वक्त लार्ज स्केल जो है वो 9.5 के ऊपर जा रहा है, तो उससे भी इसको हमारा ख्याल है बढ़ावा दें। तो जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें, हाउसिंग के बीच में और इंसेंटिव्स देंगे। और एक और चीज़ लेके आ रहे हैं शहजाद भाई कि हम बॉटम्स अप अप्रोच लेके आ रहे हैं, जहां हम छोटा जो काश्तकार है, जो हमारा जो गरीब लोग हैं उनको एंटरप्राइज लोन देंगे, उनको घर के लोन देंगे, वो एक्टिविटी ग्रास रूट पे हम रखेंगे, तो उससे हम आप देखेंगे हमारी ग्रोथ इंशाल्लाह बढ़ेगी। तरीन साहब, तो बारी बारी इन चीज़ों पे बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि अगले साल तकरीबन 1000 अरब रुपए से FBR का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। आमतौर पे तो हम देखते हैं कि जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात होती है तो इकोनॉमी पे उसका बर्डन आता है। तो क्या ऐसे इकदाम लेने जा रहे हैं आप? क्या नए टैक्सेस लगाएंगे या जो एग्जेम्पशंस हैं उनको विड्रॉ करेंगे टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? जो बेसिक थ्रस्ट है शहजाद भाई वो है ब्रॉडनिंग और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो अब टैक्स पेयर्स नहीं हैं उनसे टैक्स लेना। तो वेदर इट इज़ रिटेल अपना GST या फिर इनकम टैक्स, ये एक किस्म से ब्रॉडनिंग के थ्रू हम ज़्यादातर करेंगे। कुछ जो एग्जम्पशन जो लोगों ने ऐसे ली हुई हैं और वो मेरे ख्याल में सही नहीं हैं, वो उनको थोड़ा विड्रॉ किया जाएगा, लेकिन ना हम टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे। और जो ऑलरेडी जो इस वक्त जो टैक्स पे कर रहा है उसको ज़्यादा उसको बर्डन नहीं करेंगे। हालांकि ये IMF ने हमें कहा है कि ये हम करें, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगने वाला है और जो एग्जेम्पशंस हैं वो भी विड्रॉ नहीं की जाएंगी? नहीं, एग्जम्पशन कुछ विड्रॉ की जाएंगी जो हमारे ख्याल में जो दी गई थी और वो ठीक नहीं हैं, और वो मतलब एक किस्म से रेंट सीकिंग थी, तो उनको कुछ किया जाएगा, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा रद्दोबदल नहीं होगी, ज़्यादातर ब्रॉडनिंग होगी। सही। और जो सैलरी क्लास है वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है, जो लोग अपने कारोबार पर टैक्स पे कर रहे हैं उसमें कोई इजाफा नहीं होगा उसकी शरह में? उसमें कोई इजाफा नहीं है, सैलरीड क्लास पे भी कोई इजाफा नहीं है। तो तरीन साहब, ये कैसे अचीव करेंगे? क्योंकि एक अरसे से हम ये सुनते रहे हैं कि जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाना है, टैक्स पेयर जो है उनकी तादाद को बढ़ाना है, साथ साथ जो रिकवरी है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए उसको बेहतर बनाना। ये बातें तो हम कई मरतबा सुन चुके हैं, लेकिन होता नहीं है। शहबाज ज़ैदी साहब आए, उन्होंने कहा मैं इंप्लीमेंट करूंगा, वो अचीव नहीं कर पाए, तो करेंगे कैसे ये अचीव? देखिए, इसमें शहबाज ज़ैदी साहब ने कोशिश की। इसमें अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमने इसको जिस तरह पॉइंट ऑफ सेल जो हैं इस वक्त 10,000 जो हैं उनको इन्होंने इस्तेमाल किया, और सेल्स टैक्स में काफ़ी इन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट की है। और इस वक्त जो मार्केट के बीच में सेल जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं वो तकरीबन 80,000 हैं, तो अभी तो हमने 10,000 को इस्तेमाल किया। मैं इन पॉइंट ऑफ सेल को अपनी जेब से पैसे दे के, मतलब गवर्नमेंट देगी FBR, मैं इनको अगले 2 साल में 5 लाख पे लेके जाऊंगा। 5 लाख एस्टैब्लिशमेंट्स के पास ये मशीन्स होंगी जो लिंक्ड होंगी डायरेक्टली FBR के साथ। और फिर मैं एक ऐसी स्कीम लाऊंगा जिसमें कंज्यूमर जाके कहेगा हमें कच्ची पर्ची नहीं चाहिए, हमें पक्की पर्ची चाहिए, बिकॉज उस पर इनामात दिए जाएंगे। तो इनोवेशन लेके आ रहे हैं,
तो ये जिस तरह पहले होता था वैसी बात नहीं है। हम इस दफ़ा इनोवेशन लेके आएंगे। और दूसरा ये है कि अभी हमारे पास डेटा भी आना शुरू हो गया है, टेलीफोन बिल से, इलेक्ट्रिसिटी बिल से, वो सारे हमारे पास प्रोफाइल्स आ गई हैं। उसके थ्रू हम नए लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे ये आपके सामने, ये आपका पड़ा हुआ है, ये आपकी एक्टिविटी है, आप पैसे दें। और इसमें एक इशू ये आता है कि लोग इसलिए टैक्स फाइल नहीं करते हैं क्योंकि कहते हैं कि एक दफ़ा टैक्स फाइल कर लिया तो फिर हमें ही नोटिस भेजे जाते हैं, बजाय इसके कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो कि टैक्स नहीं पे करते। ये कल्चर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि हरासमेंट ना हो टैक्स पेयर्स की, क्योंकि ये बहुत बड़ा खर्चा होता है लोगों को। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। ये पहली चीज़ है जो हम करेंगे। मैंने इनको कहा है कि कोई आप हरासमेंट नहीं होगी, लेकिन कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। तो करेंगे कैसे? यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट होगी, लोग अपना टैक्स का खुद फाइल करेंगे और एफबीआर उस पर कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा। और जो ऑडिट है वो थर्ड पार्टी करेगी, थर्ड पार्टी ऑडिट, और वो भी 2-4% होगा। इसका मतलब हरासमेंट बिल्कुल ख़त्म। शौकत तरीन ने टैक्स के खुद असेसमेंट की और फाइल कर दिया, और उसके अगर फ़र्ज़ करो वो रिस्क बेस पे आ जाता है कि जी इसकी हो सकता है इन्होंने कोई चीज़ टैक्स ना दिया हो, तो वो एक थर्ड पार्टी के पास जाएगा। आई कैप को हम कहेंगे कि अपने कोई हमें लोग दे दें जिनको हम रेफ़र किया करेंगे और वही किया करेंगे। इसका मतलब है कि एफबीआर की हरासमेंट ख़त्म। सही है, तो एफबीआर की हरासमेंट आप कह रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे। और एग्जेम्पशंस कहाँ विड्रॉ करने जा रहे हैं? यार ये पूरी डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो भी चंद ही हम एग्जाम्पशन विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने तो काफ़ी कहा था हमें, IMF ने तो बहुत एक लंबी लॉन्ड्री लिस्ट दे दी थी। लेकिन मैंने कहा जहाँ जहाँ हम बिल्कुल ये देखते हैं कि ये एग्जाम्पशन गलत तरीके से दी गई थी उनको देख लो, अदरवाइज़ जो है कि वो अभी इस दफ़ा मत विड्रॉ करो, आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे इसको। ठीक है। और शौकत तरीन साहब, इससे जो इकदाम आपने बताए उससे आप समझते हैं कि 5,800 अरब रुपए का जो अगले साल का टैक्स टारगेट है वो आप अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, और IMF भी ऑन बोर्ड है कि आप अपनी मर्जी से इकदाम लें, लेकिन अपना जो टैक्स टू GDP है उसको बढ़ाएं, क्योंकि इस साल भी हम 4,700 या 4,600 अरब तो कर लेंगे, टैक्स टू GDP हमारा 9.5% के आसपास होगा, जो बहुत कम है। मेरे ख्याल में शहजाद साहब आपको थोड़ा सरप्राइज़ होगा, इस दफ़ा हम इस वक्त जो चल रहे हैं वो पिछले साल के इस महीने से 83% से आगे भी चल रहे हैं। आज ट्वीट आई होगी प्राइम मिनिस्टर की जी, 4,153 तो हो चुका है आज कल की डेट में। इंशाल्लाह हम इसको इससे भी आगे होगा, और हो सकता है हम इस दफ़ा जो है 4,800 तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तो अगले साल एक ट्रिलियन हमें करना पड़ेगा। तो वो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बिकॉज़ हमारे ख्याल में अगर 5% ग्रोथ होती है और उसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो 8% है, तो 13% का तो यही है। बाकी जो है ये जो मेजर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर हम अचीव करेंगे, अगर एक्सीड ना किया तो। अच्छा, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किया है वो है 4,143 बिलियन हम 11 माह में टैक्स कलेक्ट कर चुके हैं। तो 4,800 का मतलब तो होगा कि 600 अरब रुपए से ज़्यादा, तकरीबन 650 अरब रुपए एक आखिरी महीने में टैक्स कलेक्शन होगी। हम पिछले मार्च मतलब इस वक्त कोई जनवरी फरवरी से हम अपने जो हमारे टारगेट्स हैं उससे आगे हैं हर महीने के। तो जो जून का टारगेट है वो 700 अरब रुपए का टारगेट है। ओके, तो वो आप समझते हैं कि अचीव कर लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि इस बजट में PSDP हमने बढ़ाया है, फेडरल PSDP जो है वो 900 अरब रुपए का होगा। इसके अलावा जो सूबों का एनुअल डेवलपमेंट प्लान है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन का अलग है। अब जो कल भी असद उमर साहब ने ये बात की है कि PSDP खर्च करने में जो रुकावट है वो NAB है। उन्होंने कहा है कि NAB के जो इकदाम हैं उस वजह से पूरा जो सिस्टम है वो हॉल्ट हो जाता है, चोक हो जाता है। आप भी इससे पहले इस बात पे एतराज़ कर चुके हैं कि इस कानून पे नज़रसानी करनी होगी। इस साल भी 650 अरब रुपए रखा गया था PSDP, उसमें से सिर्फ यूटिलाइजेशन 406 अरब की हुई है। तो तरीन साहब, जितना भी आप PSDP बढ़ा दें, जब इदारे ये खर्च ही नहीं कर पाएंगे, जब ब्यूरोक्रेट्स दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं होंगे मनसूबों पर, तो क्या फ़ायदा होगा फिर इसका, और कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इससे हम? शहजाद भाई, वो इनके पैसे जा चुके हैं। ये आप देखेंगे 600-650 अरब रुपये खर्च कर देंगे, करते आखिरी महीने में। तो यही प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, और इसको भी ठीक करना है हमने बाद में। तो इसलिए ये आप देखेंगे 650 अरब तो कर लेंगे ये,
बाकी जो आपने जो पॉइंट रेज़ किया नैब वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी आपने देखा कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो आ चुका है फिर से एक्सटेंशन, और ये पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। और हम चाहेंगे कि ये जो नैब की जो बेसिकली वो जो हैं इस्लाहात, इसको कर दिया जाए, बिकॉज ये पूरे इकॉनमी पे इसका असर पड़ता है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, बट यू नो द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिटेड कि हम इसको इसमें चेंजेस लाएंगे जिससे जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह जो है वो डरना बंद कर दे। वज़ीर आज़म साहब ने तो पहले साल में कहा था, असद उमर साहब जो पहले वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने भी कहा था ये एक बड़ा इशू है, आपके दीगर वज़रा भी कह चुके हैं, लेकिन अब तक ये मामला मुस्तकिल बुनियाद पे हल नहीं हुआ है। ऑर्डिनेंस आता है, लैप्स हो जाता है। तो आपको उम्मीद है, वज़ीर आज़म ने उम्मीद दिलाई कि इसको फ़ौरन एड्रेस करेंगे, क्योंकि इसमें एक सियासी इशू आ जाता है ना कि वज़ीर आज़म कहते हैं मैं किसी ओपोनेंट को एनआरओ नहीं देना चाहता। नहीं, देखें वो एनआरओ वाली बात तो जो है, जिसने अगर कोई किया है, जुर्म किया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं यार, ये जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, ओमिशन कमीशन जो होती है, उसके ऊपर तो हरास नहीं किया जाना चाहिए ना। तो वही इस वक्त जो ऑर्डिनेंस आया है वो बेसिकली इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, और प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल हमें यकीन दिलाया कि वो करेंगे। और देखें ये तो इंट्रोड्यूस भी हो गया है अभी कल पार्लियामेंट में। सही, तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट से इसको मंजूर करवा लिया जाएगा? असद उमर साहब ने कहा अगर इसके लिए जॉइंट सेटिंग चाहिए तो वहाँ से भी अप्रूव करवाया जाए। अब एक बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए है अफराते ज़र का, महंगाई की शरह इस साल के आखिर में भी 9% के आसपास होगी। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया है पिछले 2 माह से 11% है। अब इशू ये है कि शौकत तरीन साहब, अगर आप कहते हैं कि 14% हमने पर कैपिटा इनकम में इजाफा कर भी लिया है इस साल, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 9-10% की होगी तो रियल इनकम जो है, जो रियल वेज है, वो तो फिर नेगेटिव ही जाती है इतनी अफरात ज़र के साथ। तो एक आम आदमी को फायदा नहीं होता इसको कैसे एड्रेस करेंगे? एक बड़ा इशू है जो कि 2 साल में हल नहीं कर सकी हुकूमत। नहीं यार, लेकिन हम तो ये ग्रोथ जो दिखा रहे हैं ना 5% वगैरह, ये दिस इज रियल ग्रोथ ना, ये नेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है। तो लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो हाई है 9% पे। अभी तो पिछले महीने तो 11.5% पे चली गई थी, और ये बेस इफेक्ट है क्योंकि पिछले साल में इस वक्त के बीच में जो इन्फ्लेशन थी वो नीचे गिरी थी। कोविड वगैरह जो आए थे तो इस्तेमाल की चीज़ों पे गिरी थी। तो अब ये जो जुलाई से ये बढ़ना शुरू हो गई थी, तो आप देखेंगे तो बेस इफेक्ट उधर वो दूसरी साइड पे जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्यों इन्फ्लेशन इस लेवल पे आ रही है? क्या आपकी कोर इन्फ्लेशन कोई बहुत ज़्यादा है? नहीं, 7% पे है। तो फूड इन्फ्लेशन आपको इस वक्त तंग कर रही है। तो फूड इन्फ्लेशन के लिए हमें इकदाम करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ा इकदाम तो ये है शहजाद भाई कि हमने अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करना है। हम नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड बन गए हैं, हम नेट एक्सपोर्टर होते थे, उसको हमने इस ठीक करना है। जब वो फूड की यहाँ मतलब हमें वीट वगैरह की यहाँ ज़्यादा पैदा करेंगे तो वो प्रेशर कम होंगे, बिकॉज इस वक्त हम इंटरनेशनल प्राइसेस पे जो है वो हमारी इन्फ्लेशन है। तो और इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इस वक्त। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है इन्फ्लेशन की कि हमारा जो फार्मर से लेके होल सेलर तक, मैं रिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उधर 400, 500, 600% के प्रॉफिट मार्जिन हैं। इसको हमने किसी तरीके से ठीक करना है, और उसके तरीका अगर बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के बीच में हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व 4-5 चीज़ों के करके और इनको ये जो प्रॉफिटेयर्स हैं इनको डील करना पड़ेगा। लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लॉन्ग टर्म में हमें लेके आने पड़ेंगे। ये कमोडिटी वेयर हाउसिंग, हमारे ये जो कोल्ड स्टोरेजेस, फार्मर को लेके आना पड़ेगा होल सेल मार्केट्स में कि वो वहाँ जाके अपना प्रोड्यूस बेचे, और प्रोडक्शन को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये हमें टैकल करना पड़ेगा फूड इन्फ्लेशन को। ये जो इंतज़ामी इक़दामात वाली आप बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये तवज्जो इस पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि जो प्रोडक्शन की बात करें, इस साल तो हमें बताया गया कि जो कॉटन क्रॉप है, इसके अलावा तमाम क्रॉप्स ने बेहतर परफॉर्म किया पिछले साल के मुकाबले में, यानी कि हमारे पास एम्पल प्रोडक्शन थी। तो डिमांड और सप्लाई इतना बड़ा फैक्टर नहीं नज़र आता जितना ये इंतज़ामी मामलात हैं। नहीं जी, डिमांड एंड सप्लाई में भी प्रॉब्लम है। देखिए जी, बम्पर क्रॉप तो होगी आपकी वीट की, और आप 27.5 मिलियन टन पे चले गए। आपकी इस वक्त जो रिक्वायरमेंट 29 मिलियन टन है, तो है अभी भी शॉर्टेज है।
तो इसलिए ये तो अच्छी बात हुई ना, प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो गई, लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी कि आपकी नीड्स को पूरा करे। तो आपको अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी वीट, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए भी और अपने उसके जो डिमांड के लिए भी। लेकिन दूसरी बात आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमें इसको पहले एक मजिस्ट्रेट होते थे जो कि प्राइस कंट्रोल किया करते थे, वो हमने किधर मुशर्रफ के वक्तों में उसको ख़त्म कर दिया। हम उसको फिर से देख रहे हैं कि उनको लेके आएँ, और उसके बीच में हम लोग और इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, मिस्ट्री शॉपर्स लेके आ रहे हैं। वो जाके मार्केट में जाके देखेंगे जो असल जो बातें ये कर रहे हैं कि जो हमारी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ये जो फिगर्स दे रही है ठीक भी दे रही है कि नहीं दे रही। तो इसमें हम इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी करेंगे। और शौकत साहब, इसको जल्द करना इसलिए भी ज़रूरी होगा ना, क्योंकि अगर अब आप स्टिमुलस देना चाहते हैं इकोनॉमी में, आप चाहते हैं कि एक्सपेंशनरी बजट हो, तो फिर तो डिमांड का इम्पैक्ट भी आएगा। अभी तक डिमांड की वजह से, कंजम्पशन की वजह से इन्फ्लेशन पे वो इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है, बट वो भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। साथ में अगर सप्लाई साइड का भी प्रेशर होगा तो फिर जो अफरात ज़र होगी वो परेशान कुन होगी, और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी मजबूर हो जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए। मैं एग्री करता हूँ आपसे। इसको बेसिकली हमें इमीडिएटली मैनेज करना पड़ेगा, और ये हमारी प्राइस कंट्रोल की जो कमेटी की मीटिंग्स हर हफ्ते होती हैं। इस दफ़ा तो आपने देखा कि कुछ मतलब बेहतर हुआ, पिछली दफ़ा तो 0.8% से बढ़ गई थी, इस तरह 0.63% से कमी आई है। तो ये थोड़ा सा तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने काम करना शुरू किया, लेकिन हम और भी करेंगे। जब टारगेटेड सब्सिडीज़ हम देंगे तो उसकी वजह से दूसरी जो हमारा जो प्राइसेस हैं उनको हम इवन आउट करने की कोशिश करेंगे। और शौकत साहब, जो आप लोगों ने फिस्कल डेफिसिट का भी टारगेट रखा है अगले साल का, 6.3% रखा है। इस साल का तकरीबन 7.2% ऑफ जीडीपी होगा फिस्कल डेफिसिट। उसको देखते हुए तो लगता है कि अगले साल का टारगेट अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अखराजात ही अगर आप बड़े बड़े देख लें, 900 अरब रुपए का पीएसडीपी हो गया फेडरल, 3,300 के आसपास डेट सर्विसिंग होगी, 1,800 से 2,000 कहीं पे डिफेंस बजट होगा, तो 5,500 6,000 अरब रुपए तो जो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे वो तो यहीं पे निकल जाएगा। तो आपको लगता है रियलिस्टिकली 6.3% तक बजट खसारा रोक सकेंगे? देखें, इसमें शहजाद भाई काफ़ी इनोवेशन हम ला रहे हैं अपना रिसोर्स मोबिलाइजेशन में। ये 1 ट्रिलियन तो हम सिर्फ उसकी टैक्सेस की बात कर रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करें। इसके बीच में आप देखें कि ये आपके ये जो RLNG के 2 प्लांट्स हैं, वो बिल्कुल फ्रूएशन पे हैं, उसको अगले क्वार्टर में ही हमने भेज देना है। इसी तरीके से हम कोई बॉन्ड्स वगैरह लेके जा रहे हैं। पांडा बॉन्ड पड़ा हुआ है, सकूक्स पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी दिनों से होने चाहिए थे, नहीं हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये 6.3% सैक्रोसैंड नहीं है, ये प्लस माइनस 0.2-0.3% ऊपर नीचे हो सकता है ये। और ये तमाम फिगर्स जो बता रहे हैं, इस पे IMF से ऑलरेडी बात हो चुकी है, क्योंकि IMF का तो ये कंसर्न था ना कि आपने टैरिफ भी बढ़ाना है, इसके अलावा आप टैक्सेस भी बढ़ाएं। तो IMF ऑन बोर्ड है या अभी बातचीत उनसे जारी है इस हवाले से? बातचीत जारी है, बट हमारा एक पॉइंट बड़ा एक किस्म से ये हमारी रेड लाइन बन गई है। हमने टैरिफ नहीं बढ़ाना, पीरियड। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि गरीब पे और बोझ पड़े, हम नहीं बढ़ाएंगे। टैक्स जो दे रहा है उसके ऊपर और टैक्स, मतलब ज़्यादा टैक्स नहीं करेंगे। तो ये 2 चीज़ें तो हमारी रेड लाइंस हैं, इसमें हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी अभी गुफ्तगू उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर से होनी है मंडे को, तो मेरे ख्याल में वो हमें स्पेस देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमने एंड ऑफ द डे तो जो वो कह रहे हैं वो और तरीके से वो हम पूरा कर देंगे। हम वो जो उनका मकसद जो है टैरिफ का, वो ये है कि आपका सर्कुलर डेट ज़्यादा नहीं बढ़ना, इससे इस जहाँ खड़ा हुआ है इसे बढ़ना नहीं चाहिए, तो कम होना चाहिए। वो हम उनको डेमोस्ट्रेट कर देंगे। और दूसरा ये है कि अगर रेवेन्यू ही हमने इनको इकट्ठे करके दे दिए तो फिर किस बात की मतलब ख़राबी तो नहीं है ना। सही है, लेकिन आपको लगता है कि सर्कुलर डेट का इशू जो है एड्रेस हो सकता है टैरिफ को बढ़ाए बगैर? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने कहा था कि अगर जीडीपी ग्रोथ हमारी 10% भी हो तो जितने पावर प्लांट हमने लगा दिए हैं वो उससे बहुत ज़्यादा है हमारी डिमांड से, और 2023 तक तो जाके जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट है वो 1400-1500 अरब रुपए की हो जाएगी। तो बगैर टैरिफ बढ़ाए आपको लगता है ये जो फ्लो है सर्कुलर डेट का, इसको कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और आज भी हमारी इस पर बहुत डिटेल मीटिंग हुई है। देखिए, इसमें इशू ये है कि इस वक्त कैपेसिटी आपने लगा दी है। ये कैपेसिटी जो है इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी, वो हुई नहीं है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये 30 साल 40 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, हम इनकी रीपेमेंट्स ले रहे हैं 10 साल में।
तो हमारा काम है एक 5 से 7 साल की एक वो दें इनको, हाइएटस जिसको आप कहते हैं, और वो जो है अगले, क्योंकि 10 साल है, 10 साल की जगह 15 साल या 17 साल में पे हो जाएंगे तो कौन सा बड़ी क़यामत आ जाएगी। वो हमें जो स्पेस देगा तो वो इनको ये जो कैपेसिटी, ये जो आपकी है जो पेमेंट्स हैं इसकी, मतलब इंक्रीज़ है टैरिफ का, उसको अकोमोडेट कर देगा। तो अभी तक तो जो आईपीपी से मुआहदा हो चुका था उनको पेमेंट नहीं हो सकी है, उसमें भी नैब का मामला है। तो ये जो बाकी प्लांट्स हैं, जो नए प्लांट्स हैं, उनसे क्या रीनेगोशिएशन हो रही है हमारी? देखें, जो आईपीपीज़ की थी उसमें सिर्फ 2002 के हैं जहाँ के कुछ सिर्फ 12 के करीब हैं, बाकियों की तो पेमेंट ही मतलब रिलीज़ हो गई है, तो उनको मिल जाएगी 1-2 दिन में, तो वो तो हो गया है। ये दूसरों भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जाके नैब से बात करें कि भाईजान अगर आपने कोई इसके ऊपर जो भी आपने डिसीजन लेना जल्दी लें, कि ये भी कर लेंगे। और बाकियों के भी जो है आप जिस तरह कह रहे हैं, वो आज हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई है, उसको भी हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा शौकत अली साहब, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, आप तो बड़े करीब से देखते रहे हैं उसको, हमेशा जब भी ओवर हीट होती है तो उसकी एक वजह ये होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपके सर पे खड़ा हो जाता है। डॉलर डेफिसिट ऑब्वियसली एक बड़ा बुरहान क्रिएट करता है। इस साल जो है करंट अकाउंट सरप्लस में होगा, लेकिन अगले साल का जो टारगेट ऑलरेडी सेट किया है वो $4.8 बिलियन का है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रोथ बढ़ेगी, इंपोर्ट बढ़ेगा, तो सर्कुलर तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। अब ये मैनेजेबल है या हम उसी क्राइसिस में 1-2 साल बाद जाके खड़े हो जाएंगे जहां हमने 5-6% की ग्रोथ तो अचीव कर ली, लेकिन सर्कुलर डेट हमारा बढ़ता गया क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स उस तेजी से नहीं बढ़ा सके? देखें, बिल्कुल आपने बात जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं, यू हिट द नेल ऑन द हेड। द वेरी फैक्ट इज़, जब ओवर हीट होती है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, हमारे पास डॉलर्स नहीं होते, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारी उस रफ्तार से नहीं बढ़ती। तो इस दफ़ा ये इस बजट में भी आप देखेंगे कि हमारा एम्फसिस है एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। विद इन दी एक्सपोर्ट्स जो है टेक्सटाइल को हम बहुत मराद दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त बड़ा है, लेकिन हम फिर और मराद जो दे रहे हैं वो आईटी को दे रहे हैं। आईटी इस साल जो है $2 बिलियन पे आएगी, ये जो 2020-21 है। मैं चाह रहा हूँ कि अगले 2 साल के बीच में, और ये ग्रो करेगी अराउंड 60% के ऊपर, अगले 2 साल के बीच में मैं चाह रहा हूँ कि 100% ग्रो करे और ये 8 बिलियन पे हमारे ये एक्सपोर्ट हो। और फिर टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं हम 26 बिलियन तक लेके चले जाएंगे। एंड देन वी सेड कि हमने इस दफ़ा दे रहे हैं मराद उन एरियाज़ को जो अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और फिर इसके बाद एक और चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, और वो है कि सी पैक के थ्रू हम चाइनीज़ कंपनीज लाएं जो यहाँ से री एक्सपोर्ट करें, और वो उसके ऊपर हमें प्राइम मिनिस्टर को चाइना भी जाना पड़ा तो जाएंगे, इंशाल्लाह हम उनकी वो कंपनीज लेके आएंगे जो यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगी और री एक्सपोर्ट करेंगी। तो अगले 2-3 साल में, 5 साल में एक्सपोर्ट्स हैव टू राइज टू 30-40% ऑफ द जीडीपी। इस वक्त सिर्फ 10% है। और इसमें एक और इशू भी इस वक्त ये देखने में आ रहा है शौकत अली साहब कि अब जैसे भी वापदा का जो था पैसा रेज किया, बॉन्ड था, बड़े लोग खुश हुए कि रेट अच्छा मिल गया, ओवर सब्सक्राइब था, बट इन रियलिटी हम ये कर्जा ले रहे हैं। पिछली हुकूमत पे तनकीद होती थी कि कर्जे लेके आप अपने रिजर्व बढ़ा रहे हैं। अब हमें तवज्जो तो देनी पड़ेगी ना इस वक्त कि हमारे इन्वेस्टमेंट के जरिए पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आए, और इन्वेस्टमेंट के साइड पर हम देख रहे हैं कि 32% का डिक्लाइन है पिछले 1 साल में। तो कब तक हम ये रिलाई करते रहेंगे? अच्छी बात है अगर हमें अच्छा रेट मिल रहा है डेट पर भी, लेकिन कब तक ये डेट पर रिलाई करते रहेंगे? इसको इन्वेस्टमेंट में कब कन्वर्ट करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट उस वक्त करेंगे जिस वक्त हमारे जो बोर्ड इन्वेस्टमेंट जो मतलब एक किस्म से अग्रेसिवली इसके पीछे जाएगा। और इसके ऊपर कोई प्राइम मिनिस्टर ने 3 मीटिंग्स लिए हैं पिछले 3 हफ्तों में, और हम ये रीवैम्प करना चाह रहे हैं सारा का सारा जो हमारा BOI का प्रोसेस है। और इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स अगर आएँ तो हम चाह रहे हैं कि वो प्रॉपरली वो मतलब सेक्टर्स में जाएँ जहाँ हमें ज़रूरत है, जिसका मतलब एक्सपोर्ट सेक्टर। तो वो BOI को हम रिवैम्प करेंगे और वो सी पैक को भी वो हेल्प करेगा, लेकिन बाकी दुनिया के पास भी जाएंगे जो और वो मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा टारगेटेड जाके इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये जो
हम जो डेट रेजिंग कर रहे हैं उसकी जगह हमें इन्वेस्टमेंट रेजिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो स्टोरी जो है नामुकम्मल है ना शहजाद भाई, अभी शुरू करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो हमारा रुकावट पड़ रही है, जो आप वापडा की बात कर रहे हैं, कि हमारा जो पावर सेक्टर है वो हमारा इस वक्त डिसफंक्शनल है। लोग मतलब हम जितने हम लोग के पास इस वक्त सर्कुलर डेट वगैरह है, तो मुझे बताएं ना कौन आगे इधर इन्वेस्ट करेगा। तो इसको हमने ठीक करना है, तो उसके बाद इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन, एंड देन ऑब्वियसली यू विल सी कि ये जो वापडा है इसको बॉन्ड्स नहीं देने करने पड़ेंगे। बॉन्ड करेगा भी सही तो वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए करेगा। सही। तो शौकत तरीन साहब, क्योंकि आपकी हुकूमत ये वादा कर चुकी है कि जब हम जाएंगे हम डेट उतार के जाएंगे, क्या ये पॉसिबल नजर आ रहा है? क्योंकि जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो टोटल डेट था वो तकरीबन 25,000 अरब था, अब वो बढ़कर 38,000 तक हो चुका है। इसी तरीके से आपका एक्सटर्नल डेट जो कि 11,500 अरब का था, अब वो मजीद बढ़ के तकरीबन 17,700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। क्या रियलिस्टिकली आप ये देख रहे हैं कि जब आप जाएंगे तो हमारा डेट पहले से कम होगा, वरना तो आने वाली हुकूमत भी डेट सर्विसिंग के बोझ तले ही दबी रहेगी? देखिए जी, डेट आप देखें ना, एक तो सारी हुकूमतों ने ये देखा कि जैसे वो आते हैं और उनके पास डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, लार्ज फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं, तो वो उसी को पूरा करते करते उनका डेट बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे वक्त, इस पीटीआई के वक्त में तो ये भी हुआ ना कि वो एकदम, क्योंकि इतना बड़ा ही करंट अकाउंट डेफिसिट था कि उन्होंने उसको प्रायर एक्शन जो IMF ने किए उसके बीच में सबसे बड़ा प्रायर एक्शन तो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को 13.25% पे कर दिया। उसने 1,500 अरब रुपए की जो डेट पेमेंट्स थी उसको 3,000 पे लेके चले गए। तो वो मैसिव एक जंप था, और वो अभी तक उससे कम नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने फिर रीप्रोफाइलिंग भी कर दी। तो आपका सवाल का एक जवाब छोटा ये है कि हम जब जाएंगे तो हमारा वो जो डेट 2,500 अरब पे तो नहीं आएगा, लेकिन अब इस साल से आना शुरू हो जाएगा। जो डेट टू GDP रेशो है वो एक ज़्यादा मुफीद वो एक किस्म के मैयर है, तो वो आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। सही। शौकत साहब, एक आखिरी सवाल, आपने भी कहा था कि सरमाया पाकिस्तान कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रीस्ट्रक्चर करने का, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। क्या प्लान है इस हवाले से, और क्या इस बजट में हम देखेंगे, अगले साल देखेंगे कि जो एंटिटीज़ हैं जो ऐसी जो कि खसारे में चल रही हैं, मुनाफा बख्श भी नहीं है, हुकूमत का काम भी नहीं उनको चलाना, उनको प्राइवेटाइज कर सकें? शहजाद भाई, प्राइवेटाइजेशन तो स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 है जो कि हो जाना चाहिए था इस वक्त, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे ही इनके झगड़े चलते रहे, तो अब हम ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर ही एक बोर्ड बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर का लेड बोर्ड होगा, जिसमें बहुत मतलब पाए के प्रोफेशनल्स होंगे। और पहले हम 15 एंटिटीज़ को उसके नीचे लेके आ रहे हैं और इनकी अपनी मिनिस्ट्रियों से निकाल देंगे, जिसमें पावर की होंगी, जिसमें जिस तरह PIA है, जिस तरीके से रेलवे है वगैरह वगैरह, और उनकी रिपोर्टिंग इधर होगी, ताकि पहले ये इनको रिस्ट्रक्चर करें और दूसरे स्टेप में जाके इनकी स्ट्रेटेजिक सेल करें। 26% करना चाहते हैं या 51%। तो ये प्रोसेस अभी से ही शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना। एक एम्बिशियस प्लान है, लेकिन वो होपफुल है कि जो इक़दामात अगले बजट में लिए जाएंगे और आने वाले दिनों में लिए जाएंगे, उससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत हद तक फ़ायदा होगा, ग्रोथ में इजाफा होगा और महंगाई में कमी होगी।